नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को सर्वेक्षण का कार्य दूसरी बार शुरू हुआ, लेकिन इस बीच अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हल्का बल का प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो भी अब सामने आने लगा है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस और एसपी हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पत्थरबाजी हो रही है। वहीं अब इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की प्रतिक्रिया भी पूरे मामले पे सामने आई है। जामा मस्जिद संभल में मंदिर था, मस्जिद, आपको कैसे पता लगा? आपने उसको लेकर याचिका दायर की है? देखिए, मूल रूप से हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर आज से नहीं, पुराणों में आदिकाल से लिखा हुआ है और यहाँ हिंदू जनता यहाँ पूजा करती थी और इसलिए पूजा करती थी, इसको कल्कि मंदिर के नाम जाना जाता है कि 10वां कल्कि अवतार कलयुग का यही होना है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। भव्य मंदिर को बाबर ने अब जैसा कि मुस्लिम शासक करते रहे हैं, उन्होंने इसको गिरवा कर चाह के मस्जिद का रूप दे दें, नहीं दे पाए और इसके बाद ही मंदिर बरकरार रही, हिंदू जनता पूजा करती रही। आइन अकबरी जो फजल रहमान का लिखा, अब्दुल रहमान का लिखा हुआ है अकबर ज़माने में, उसमें साफ है कि वहाँ पूजा हो रही है। और देखिए, ये हरिहर मंदिर है, इसके एक नहीं 50 सबूत हैं और वो सारे सबूत जो हैं चीख चीख के कह रहे हैं कि मंदिर है और ज़बरदस्ती कब्जा करके मंदिर पर नमाज पढ़ लेने से वो जगह कभी भी मस्जिद नहीं होगी। और ये जगह मंदिर का है, हिंदुओं को मिले, ये हम सब की कोशिश है। और जो कि मुझे मालूम हुआ, मैंने अध्ययन किया, काफ़ी अध्ययन किया इसमें, क्योंकि मेरा पूरा, मैं इसको बता दूँ, पूरे देश में मेरा अभियान चल रहा है कि जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है उन सबको मुक्त कराना है। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं, लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बिहार और यूपी विधानसभा उपचुनावों में एनडीए की जीत को भाजपा के काम का परिणाम बताते हुए कहा कि जनता ने भरोसा जताया है। मंत्री ने आगे कहा कि 2025 के चुनावों में महागठबंधन को नकारने का भी दावा किया। वहीं झारखंड उपचुनाव में बीजेपी की हार पर उन्होंने समीक्षा बैठक की बात कही और इस मौके पर भगमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, जहां उन्होंने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। क्या लगता है सर साबरमती मूवी को? देखिए, साबरमती मूवी बहुत पीछे लगभग 20 साल 22 साल पहले की घटना है और इस मूवी में पूरा दर्शाया गया है। तो हमको लगा कि सिनेमा देखना चाहिए हम लोग को, हकीकत क्या है। और उस समय का
सरकार क्या बताया था। सब इस सिनेमा देखने के बाद हकीकत से ताल्लुकात आता है और इस सिनेमा हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि सबको देखना चाहिए। क्या इस सिनेमा को लेकर बीजेपी सपोर्ट कर रही है? क्या सपोर्ट क्या, हकीकत को दर्शा रहा है सिनेमा, हकीकत को दर्शा रहा है तो इसमें हमको हकीकत का सपोर्ट करना ही चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज जो पूरे देश में जश्न का माहौल चल रहा है भाजपा के द्वारा, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, भाजपा रियल में काम किए जनता के हित में, तो जनता ने समर्थन दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, समर्थन नहीं प्रचंड बहुमत दिया है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता, आदरणीय जेपी नड्डा जी का लोकप्रियता, आदरणीय बिहार के लिए कहिए तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 29 नवंबर को दरभंगा में कार्यक्रम की तैयारी तेज चल रही है। दरभंगा प्रशासन इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुक दिखाई दे रही है, जिसमें जिलाधिकारी ने सभा स्थल पर अधिकारियों को अनेक निर्देश दिए। बता दें कि दरभंगा आगमन में केंद्रीय वित्त मंत्री के हाथों अलग अलग बैंकों द्वारा चुने गए लगभग 35,000 लोग, जिसमें छोटे छोटे किसानों तथा लघु उद्योगी को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस दरभंगा के धरती पर आजादी के बाद कोई वित्त मंत्री का आगमन होने जा रहा है। संपूर्ण दरभंगा शहर को दुल्हन की तरह सजा करके और मिथिला के परंपरा से उनका स्वागत, अभिनंदन, यहाँ के कार्यकर्ता लग चुके हैं, उनका स्वागत होगा। मिथिला के परंपरा, मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग, मखान का माला और यह जगत जननी जानकी माँ जगदम्बा की धरती पर माँ सीता के जो चित्र का वहाँ मिथिला पेंटिंग है वह भी उनको दिया जाएगा। और राज मैदान में तकरीबन 1500 करोड़ की राशि वो वितरण करने जा रही हैं। और हमको लगता है जो 45,000 लोगों के बीच यह वितरण का कार्यक्रम है। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां डीएम नेहा शर्मा ने आधी रात्रि नरेन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीएम ने नरेन बसेरा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि नोएडा में दबंग भूमाफिया योगी सरकार और कमिश्नर के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। जी हां, पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी और पैसे लेने के बाद भी प्लॉट पर कब्जा और आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। इसके साथ ही यूपी गवर्नमेंट और नोएडा पुलिस की निष्कासिता चौंकाने वाली रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां पे संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर अखाड़े की तरफ से भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े की तरफ से मेला क्षेत्र में धर्म ध्वज की स्थापना की गई और इस दौरान जूना अखाड़ा के संतों के साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और संत मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज में लगने जा रहे 2025 महाकुंभ को इस बार 4000 हेक्टेयर में बसाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में सभी 13 अखाड़ों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है और इसके बाद अन्य संस्थानों को भूमि आवंटन किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले 2025 के महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि इसी बीच जूना अखाड़ा, जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा है, जूना अखाड़े के द्वारा धर्म ध्वजा की पूजा अर्चना की गई है। धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया है मेला क्षेत्र में। धर्म ध्वजा के बारे में अगर बात की जाए तो धर्म ध्वजा एक तरह से सनातन धर्म का प्रतीक है। मेले की शुरुआत के साथ ही धर्म ध्वजा का जो है स्थापना भी की गई है। संतों का कहना है कि जो धर्म ध्वजा है यह सनातन धर्म का प्रतीक है और इसका आज मेला क्षेत्र में स्थापना की गई है। इस दौरान जो मठ के संत थे, सारे संत भी वहाँ पर मौजूद थे। संतों ने बाकायदे विधि विधान के पूजा पाठ के साथ, मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने ध्वजा धर्म की स्थापना की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि
संगम में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम मेला प्रशासन से भी बात करेंगे। अगर बात की जाए मठ के संतों की, तो संत लगातार संगम नगरी में आना शुरू कर दिया है और अपने टेंट और पंडाल भी लगाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। पवन कुमार पाल, प्रयागराज। मुलाकात करने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को सीतापुर में पुलिस ने रोका। वहीं पुलिस के द्वारा रोके जाने पर सूचना पर सपा नेता अनूप गुप्ता कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे और बता दें कि समाजवादी पार्टी के रोके गए कार्यकर्ता नगर कोतवाली में मौजूद हैं। वहीं सपा कार्यकर्ताओं को रोके जाने की पुलिस ना कोई वजह बताई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लाख निर्देश के बावजूद भी जमीनों पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं दबंग। जी हां, एक ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने निकल कर आया है, जहां पीड़ित अपने परिवार के साथ अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि जमीन का मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। क्या नाम है? मोहम्मद अकील। कहाँ रहते हो? देवीपुर तालुका थाना अर्चनपुर, तहसील रायबरेली। क्या मामला है? मामला हमारा ये है, ज़मीनी विवाद है और पापा हमारे खालिश कटे थे, उनसे अपाड़ा करके ज़मीन भिजवा दी गई थी और उसके बाद जब पापा मेरे को जब होश आए हैं तो उन्होंने आपत्ति लगाई। आपत्ति लगाने के बाद ज़मीन मेरे नाम वरासत हो गई। 2 साल तक का इंतकाम निकल रही थी। अब वो कैसे क्या किया है कि ये दूसरे के नाम ज़मीन चली गई, ना कहीं साइन दस्तखत है, ना कुछ है, न कुछ है, क्योंकि न कोई हमें मिला नोटिस मिला, न कुछ नहीं मिला। जमीन अब किसके नाम है? जमीन सर अभी तक हमारे नाम थे, अब उनका नाम हुआ है सर। किसके नाम हो गई? और समा है और यार मोहम्मद है। कौन है ये लोग? ये लोग हमारे सर कोई नहीं, रेहाना है। कौन है ये लोग? रेहाना PID पुलिस वाली है। तो इनके नाम है क्या जमीन? इनके आदमी के नाम है। ये लोग आए दिन परेशान धमकी देते हैं जान से मारने की, कि जब मर्डर कर देंगे, जहाँ जो हो जाए, पुलिस शासन प्रशासन हमारे हाथ। लेखपाल से बात हुई, आप कहाँ गए अब तक? खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां सियाना में अफ्रीका के दूल्हे और इसके साथी दुल्हन की शादी और इसके साथ ही ये चर्चा का विषय बन चुकी है। मूल रूप से सियाना के गांव बिटिया के रहने वाले मूलचंद त्यागी ने इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। उनकी बेटी सृष्टि का विवाह तय हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्में अपने पितर गांव पहुंचकर भारतीय परंपरा के अनुसार संपन्न कराई। इसके साथ ही अफ्रीका से बारात लेकर आए दूल्हे ने भी दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। 12 से अधिक देशों से आए विदेशी मेहमान भारतीय रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराई गई शादी में शामिल हुए और सभी विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की भी प्रशंसा की। ये मैरिज समारोह चल रहा है, इसके बारे में जरा विस्तार से आप बताइए, क्या फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन हुआ है? हाँ जी, तो मेरा नाम मोहित भारद्वाज है। मैं अफ्रीका में बड़ा हुआ हूँ, अभी एप्पल में काम करता हूँ और हम पूरी बारात लेके आए हैं अफ्रीका से सृष्टि को लेने बीटा गांव से। 12 डिफरेंट कंट्री से आए हैं और हमने शादी इंडिया में ही करनी थी, क्योंकि इंडिया हमारी भारत माँ है, हम उसको बहुत स्पेशल मानते हैं। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ से ही है, दिल्ली से, और हम पूरा शोर शाम करके आए हैं और आज हमारी रिसेप्शन चल रही है। आजकल आप किस जगह रहते हैं? आजकल हम कैलिफोर्निया में रहते हैं, वहाँ पे मैं एप्पल में काम कर रहा हूँ और हम अभी वापस कैलिफोर्निया जाएंगे शादी के बाद। ये कैसे तय किया कि आपने भारत में शादी करेंगे, क्योंकि यूरोप कंट्री है और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आप शादी कर सकते थे, बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन आपने भारत को ही क्यों चुना? क्या वजह रही? भारत माँ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, तो हमें यहाँ पे ही करनी थी अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ। और आपको भी यहाँ पे फैमिली है, बताओ हाँ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्थानीय जिला पुलिस टीम ने पुलिस के कांस्टेबल की हत्या करने वाले मुख्य हमलावर को एनकाउंटर में मार गिराया। एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या में शामिल था ये मुख्य आरोपी, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस की कई टीमें आरोपी मुख्य हमलावर की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने आखिरकार कामयाबी पा ली है।
कांस्टेबल किरणपाल जो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में था, आज सुबह पेट्रोलिंग के दौरान 3 बदमाशों को जब उन्हें रोक टोक की तो बदमाशों ने उस पर चाकू से वार किया और उसकी मृत्यु हुई। इस दुर्भाग्यवश घटना ने सबको झकझोर दिया था। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें इसमें लगी। ऐसे में ढूंढते हुए एनडीआर की टीम जब यहाँ पहुंची, दीपक की पहचान, उसे जब इस जगह पे ढूंढ लिया गया और उसे सरेंडर करने को कहा गया तो उसने सरेंडर करने की बजाय टीम की तरफ फायर खोल दिया। टीम ने फिर से हवा में फायर करते हुए उसे वार्न किया, लेकिन उसने फिर से उन्हीं की तरफ वार किया। तो फाइनली एसआई अमित ने उसके पैर पे निशाना लगाते हुए और पूरी टीम ने उसे काबू कर लिया और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है, माननीय गृह मंत्री जी ने भी सख्त एक्शन के लिए निर्देश दिए हुए हैं। माननीय आयुक्त महोदय ने भी सभी टीमों को लगा दिया था कि पुलिस सिपाही पर हमारे अटैक हुआ है, उसका देहांत हुआ है, तो सभी टीमों ने मिलकर इस पर काम किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली एक बड़ी सफलता। आपको बता दें, गोविंदपुरी में कार्यरत सिपाही की आज सुबह उस वक्त 3 बदमाशों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। जिस वक्त सिपाही किरणपाल की बात की जाए तो किरणपाल अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, अपनी ऑन ड्यूटी थे और पेट्रोलिंग पर थे। किरणपाल की हत्या के बाद तमाम पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सक्रिय होते हुए तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी दीपक की पकड़ करने की कोशिश करती है। आरोपी दीपक गोविंदपुरी के डीडीए फ्लैट में छुपा होता है, जहां की दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एनडीआर टीम अंदर जाती है और दीपक की पकड़ करने के लिए, सरेंडर करने के लिए दीपक को कहा जाता है और दीपक की तरफ से वहां फायरिंग दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के ऊपर की जाती है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में कार्यरत एसआई अमित के द्वारा आरोपी दीपक के पैर पर गोली मारते हुए, एनकाउंटर करते हुए आरोपी दीपक की पकड़ कर ली जाती है। तमाम कार्रवाई को डीसीपी क्राइम ब्रांच संजय सिंह के नेतृत्व में अंजाम दिया जाता है और तमाम बाकी अपराधियों की भी पकड़ इस वक्त दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी है। दिल्ली से एमबी न्यूज़ के लिए अफशा खान। गोपालगंज से है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 9 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश सरोज दीक्षित को यह गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना के बितवेरवा मिडिल स्कूल के पीछे कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा 2 कार लगाकर किसी अपराध को अंजाम देने वाले थे। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे और भाग रहे अपराधियों का पीछा कर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और जांच के दौरान अपराधी से 3 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस और 7 चाकू और 10 मोबाइल और विभिन्न बैंकों के 6 एटीएम कार्ड और 2 कार बरामद की गई हैं। इस मामले में सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी दी और इसके साथ ही बताया गया कि यह अपराधी जिलों में बैंक के आसपास लोगों को झांसे में लाकर इस घटना को अंजाम दिया करते थे। गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र से लगभग 9 अपराधियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस तथा 7 घातक हथियार चाकू जैसे बरामद हुए हैं और उनके पास से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं और उनके पास से कुछ नोटों की गड्डी बरामद की गई है, जिसमें कि ऊपर में नोट लगा हुआ है और अंदर पेपर लगाए गए हैं, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि लोगों को धोखा देने के नज़रिए से उसको उस तरीके से बना के रखा गया है। इन सभी लोगों से पूछताछ के दौरान में यह बात पता चली कि इन लोगों द्वारा आसपास के जिलों में, गोपालगंज में, मोतिहारी में, सिवान में, बेतिया में, आसपास के जिलों में ऐसा कार्य किया जाता है कि जब लोग बैंक में जाते हैं तो उनसे किसी अन्य बहानों के तरह वो बातचीत करते हैं और उसी दौरान उनके जो रियल नोट के जो बंडल हैं, गड्डी हैं, उससे एक्सचेंज कर लिया करते थे। गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र में ही ऐसा मामला पूर्व में उजागर हुआ था, जिसमें एक कांड भी दर्ज किया गया था और इस कांड को दर्ज करने के साथ ही उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि बैंक में फ्रॉड किया गया था गड्डी बदलकर और इन लोगों को अब माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और अन्य कांडों में भी उनको
ट्रक की टक्कर से नगर के अंदर कई बिजली पोल और हाई टेंशन लाइन सड़क पर गिरने से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। कई घर के आगे चबूतरे क्षतिग्रस्त हो गए और ई रिक्शा भी टूट गया। काफी पीछा करने के बावजूद चालक और वाहन पकड़े नहीं। ये कौन सी जगह है? यहाँ पे क्या घटना घटी है? डोका टूटा है, रात के 1 बजे डोका टूटा है और ठेला भी टूटा है और इनका टुकटुक भी टूटा है, शटर भी टूटा है। कैसे टूटा? किन लोगों ने तोड़ा? 10 टायरा रही टिरा। अच्छा। भीषण सड़क हादसे में 3 कार और 1 ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। इस सड़क हादसे में ई रिक्शा सवार घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक के अचानक ब्रेक होने से यह भीषण सड़क हादसा हुआ और सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया और बाधित आवागमन जारी कराया। खबर बिहार से है, जहां अपनी गलती और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए युवक ने 3 लोगों पर गोलीबारी का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जब मामला खुला तो खुद सहित उसके 6 दोस्त ही दोषी पाए गए। पुलिस ने जख्मी 3 दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही बता दें कि खुद की गलती से युवक को गोली लगी और पुराने रंजिश का बदला लेने के लिए उसने 3 युवकों का नाम देकर सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई और घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। और इसके साथ ही सदर आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दोस्तों के साथ अवैध देसी कट्टा देखने और दिखाने के दौरान जख्मी हथियार गिरने से खुद ही गोली लग गई। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर रविवार को ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। यहां उन्होंने ब्लैक ड्रेस में पूर्वी गेट से प्रवेश करते ही लोगों की निगाहें उन पर ठहर गई। ताजमहल की खूबसूरती देखकर अनिल कपूर खुद को वहां ताज कहने से नहीं रोक पाए। उन्होंने ताज के साए में फोटो खिंचवाई और साथ ही हाथ मिलाकर फैंस का अभिवादन भी किया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।